तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कणों के बारे में। बराबर, ये जो है एक भारतीय महर्षि है। बराबर, महर्षि कणाद जिनका नाम है। महर्षि कणाद ने जो है सबसे पहले बताया था, क्या बताया है कि पदार्थ जो है असंख्य कणों से या असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। क्या बताना चाह रहा है कि पदार्थ असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है वो किसने बताया है? महर्षि कणाद ने बताया है, जिसको बाद में क्या बोला गया है? परमाणु बोला गया है। ये परमाणु किसने बोला है? तो ये परमाणु जो है डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। डाल्टन, किसने नाम दिया? ये डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने। बस स्पेशल बात ये है कि ये क्या है? एक भारतीय है। बराबर, भारतीय महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है या असंख्य कणों से मिलकर बना है, जिसे बाद में परमाणु कहा गया है या जिसे परमाणु कहते हैं। ये परमाणु किसने बताया हमको? ये डाल्टन जो है, इन्होंने इसका नाम रखा है परमाणु। ठीक है, फिर देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम एक कुछ बात समझ लेते हैं। हमारे पास में जो है कार्बन होता है। हमने अभी तक नाम क्या सुना है? कार्बन। और कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। बराबर, अभी तक हम सिर्फ इतनी बातें जानते हैं। इसके आगे अब हम समझते हैं। कार्बन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इनको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। एक कार्बन होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना हो? 6। परमाणु क्रमांक कितना हो? 6। और उसका परमाणु भार कितना होना चाहिए? 12। उसकी जानकारी इस तरीके से लिखी जाती है। नीचे साइड जो लिखा हुआ आंकड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे जो लिखा हुआ है वो उसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। और ऊपर साइड जो लिखा हुआ है वो क्या है? उसका परमाणु द्रव्यमान है। बराबर, ये हुआ एक कार्बन का प्रकार। दूसरा कार्बन का प्रकार है कार्बन और उसका भार हो जाएगा 14 और परमाणु क्रमांक होगा 6। मतलब हमारे पास में कार्बन कितने किस्म के होते हैं? तो दो प्रकार के। दोनों के परमाणु क्रमांक कितने हैं? 6 है, लेकिन परमाणु भार क्या है? एक का 12 है और एक का 14 है। आम तौर पर जो कार्बन हम लिखते हैं या आम तौर पर जो कार्बन उपयोग में आता है वो कार्बन कौन सा वाला होता है? कार्बन 12 वाला होता है। बराबर, अब हम ये अंक कब लिखते हैं? यदि हम अंक बताने की जरूरत है तो हम अंक लिखते हैं, यदि जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखते। इस परिभाषा में हमको अंक बताने की जरूरत है। तो इस कार्बन 12 को, मतलब ऐसा कार्बन जिसका परमाणु भार 12 है, उसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं C, लेकिन कितना? 12। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये कार्बन का भार कितना है? 12 है। या हम इस तरीके से लिखते हैं C कार्बन 12। डैश डालकर भी हम क्या कर सकते हैं? बाद में लिख सकते हैं। इन दोनों शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्बन है जिसका परमाणु भार कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। ठीक है, तो यह है कार्बन 12 की जानकारी। तो हमारे पास में दो किस्म के कार्बन होते हैं। इस वाले का काम है, उसका परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक मतलब दोनों कार्बन ही है, दोनों का क्रमांक भी कितना है? 6 ही है, लेकिन उनके परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या है? रूप है। अब हम देखते हैं इसका उपयोग हमको इस परिभाषा में कैसे लाना है। इस परिभाषा में हम देख रहे हैं कि किसी जो परमाणु द्रव्यमान है कि किसी तत्व का एक परमाणु जो है कार्बन 12 के कितने? 1/12वें भाग का जितने गुना भारी होता है। बस ये पहली दो लाइन क्या कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के कुंदे कार्बन 12 के 1/12वें भाग का जितने गुना भारी होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं, शुरू की दो लाइनों को जो है हम समझ लेते हैं। क्या है? हमने बोले कि क्या? कार्बन 12 मतलब ऐसा कार्बन जिसका परमाणु भार कितना है? 12 है। बराबर, इसका कितना? किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के कितने? 1/12वें भाग का, मतलब इनका क्या करना पड़ेगा? हमको गुना करना पड़ेगा। 1/12वां भाग, कार्बन का भार कितना है? 12 और उसके कितने गुना? 1/12 गुना। तो आंसर कितना आएगा वास्तव में? इसका वास्तव में एक ही आएगा। 12 से 12 क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। बराबर, लेकिन ये किताबी परिभाषा जिसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, सामान्य से अर्थ होता है इतने दो लाइन का मतलब एक, कि किसी तत्व का एक परमाणु
कार्बन 12 के 1/12वें भाग का जितने गुना भारी होता है उस संख्या को या वह संख्या उस परमाणु की क्या कहलाती है? परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। माना हमने उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमको देखने के लिए मिला है क्या कि ऑक्सीजन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16 है। तो जिसका मतलब क्या होगा? जिसका अर्थ होता है कि ऑक्सीजन परमाणु किसके? कार्बन 12 के 1/12वें भाग का 16 गुना भारी है। 16 गुना भारी है। क्यों? क्योंकि कार्बन 12 के 1/12वां भाग मतलब इतने, इसका आंसर कितना आता है? 1। तो कितने गुना भारी हुआ ऑक्सीजन इस कार्बन के 1/12वें भाग से? तो 16 गुना भारी होता है। बराबर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है क्या कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग का जितने गुना भारी होता है वह संख्या उस परमाणु की क्या कहलाती है? परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। बराबर। तो इतने दो लाइन का मतलब घुमा फिरा के कितना होता है? एक ही होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका अणु द्रव्यमान बनाना। इतने वर्ड को हम क्या कर देते? चेंज कर देते हैं। ठीक है। हम बनाते हैं अणु द्रव्यमान के लिए परिभाषा। कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा फेरबदल करना है। हम काय के लिए परिभाषा बना रहे हैं? अब अणु द्रव्यमान की। हम इस अणु द्रव्यमान वाले इसमें क्या लिखेंगे? इस तत्व के जगह पर हम लिखेंगे पदार्थ। तत्व के जगह पर क्या लिखेंगे? पदार्थ। इस परमाणु की जगह पर क्या लिखेंगे? अणु। बाकी सब जैसा का वैसा रहेगा। वह संख्या उस परमाणु की जगह पर हम क्या लिखेंगे? अणु। मतलब कितने जो है शब्द चेंज होने वाले? केवल 3 ही शब्द जो है वो चेंज होने वाले हैं। कि किसी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग का जितने गुना भारी होता है वह संख्या उस अणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को? अणु द्रव्यमान। उस अणु की अणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ऐसे ही इसके पहले वाली परिभाषा में क्या? वह संख्या उस परमाणु की परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अणु आ जाएगा। तो परमाणु की जगह पर हम क्या लिख देंगे? अणु। और तत्व की जगह पर क्या लिख देंगे? पदार्थ। यदि तत्व लिखा रहेगा तो वो किसके लिए कहलाएंगी? वो परमाणु द्रव्यमान के लिए परिभाषा कहलाएंगी। यदि अणु के लिए परिभाषा बनाना है तो तत्व की जगह पर क्या लिखा जाता है? पदार्थ लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं, कोई भी एक दिमाग में जो भी हमारे उदाहरण आ जाए हम उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे H2O का परमाणु द्रव्यमान अणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18। इसका मतलब ये होगा, ये एक अणु है। अणु का 18 कैसे आया? अणु का 18 इस तरीके से आया कि ऑक्सीजन का होता है 16। अभी तो देखा अपन ने ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 16 होते हैं। और एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 2। मतलब 2 + 16 ये दोनों मिलकर क्या कहलाए? अणु कहलाए। और इसका भार कुल मिला के कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बराबर। तो इस तरीके से H2O का भार कितना होता है? 18 होता है। ये 18 का मतलब क्या है कि ये 18 जो है कार्बन 12 के 1/12वें भाग का कितने गुना भारी है? 18 गुना भारी है। क्योंकि कार्बन 12 कौन सा होना चाहिए अपने को? 12। बराबर। जिसका भार कितना है? 12। इसका कितने गुना करना है अपने को? 1/12वां भाग। तो असल में आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 का कितना गुना हुआ? ये 1 का 18 गुना हुआ। मतलब H2O का जो भार है 18 है, जिसका मतलब क्या होता है कि यह कार्बन 12 के 1/12वें भाग का कितने गुना भारी हुआ? 18 गुना भारी हुआ। कितने का अंतर है इसमें? 18 एकम
18, बराबर। कितने गुना भारी है? 18 गुना भारी है। ये दो मुख्य परिभाषाएं थी आपकी, क्या कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं और अणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। ये भी परिभाषा हर स्टूडेंट को जो है मौखिक याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या तीसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा है तत्व की, कि तत्व क्या कहलाते हैं? कि वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के क्या होते हो? अणु उपस्थित होते हो या अणु विद्यमान होते हैं। एक ही प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्व के नाम से जानते हैं या वो तत्व कहलाते हैं, बराबर। वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं तत्व कहलाते हैं, बराबर। जैसे उदाहरण के तौर पर है गंधक मतलब सल्फर, जिसका सिंबल क्या है? S, तांबा Cu, लोहा Fe, हाइड्रोजन H2, बराबर। ये क्या है? इनके उदाहरण है। इनके उदाहरण क्या नहीं हो सकते? इनका उदाहरण जो है H2O नहीं हो सकता, मतलब पानी नहीं हो सकता। क्या एक ही तत्व है क्या इसमें? नहीं, इसमें दो प्रकार के तत्व है, एक ऑक्सीजन भी है और दूसरा हाइड्रोजन भी। ये इसका उदाहरण नहीं कहलाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहलाएगा क्या इसका? ये भी इसका उदाहरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो दो प्रकार के क्या है? परमाणु भी है और अणु भी है, बराबर। तो इस तरीके से ये इसका उदाहरण नहीं होगा। इसी तरीके से हम मान लेते क्या? HCl एक ही प्रकार का है क्या? ये नहीं, ये क्या है? दो अलग अलग है। दो अलग अलग है तो ये किसके उदाहरण में नहीं आते? ये तत्व के उदाहरण में नहीं आते। ये किसके उदाहरण में आ सकते हैं? ये यौगिकों के उदाहरण में आ सकते हैं, बराबर। ये यौगिक है कि भाई जहां दो तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करके, एक निश्चित मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा भैया? जल नाम का यौगिक बनाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है? H2O होता है, बराबर। तो ये असल में क्या है? ये यौगिकों के उदाहरण कहलाएंगे। किसके? यौगिकों के, ना कि ये किसके उदाहरण कहलाएंगे? तत्व के उदाहरण कहलाएंगे। जैसे H2O, CO2, ये HCl, ये सब क्या है? यौगिक है। और यौगिक किसको बोलते हैं हम? जिसमें एक निश्चित अनुपात होता है, रेशो बिल्कुल फिक्स है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या कहलाएगा? यौगिक। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? यौगिक। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ये मिलेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे। ये क्या है? यौगिक कहलाएंगे। इसी के बाद तीसरा नंबर आता है किसका? मिश्रण का। मिश्रण में थोड़ा सा ही अंतर है, यौगिक और मिश्रण में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। इनका क्या होता है? निश्चित अनुपात। मैं यहां लिख देता हूं क्या? निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात किसका होता है? यौगिकों का होता है। लेकिन मिश्रण का क्या होता है? अनिश्चित अनुपात होता है। अनिश्चित अनुपात मतलब कितने भी मात्रा में कोई दो चीजें आपस में मिलकर क्या, यदि कोई पदार्थ बनाती है तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। कितने भी मात्रा में, उसकी मात्रा कोई फिक्स नहीं होती। यदि उसकी मात्रा क्या हो? फिक्स हो, मतलब उसका अनुपात कैसा हो? निश्चित हो, तो वो क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। और केवल एक ही प्रकार के क्या हो? उसके अंदर अणु हो तो वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो हम किसके लिए देख रहे हैं? ये पदार्थ के प्रकार देख रहे हैं। पदार्थ जो है तीन प्रकार का हुआ। एक हुआ तत्व, जिसमें केवल एक ही प्रकार के हैं। दूसरा हुआ यौगिक, जिसमें दो प्रकार के या दो से अधिक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुपात कैसा होता है? निश्चित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक। और यदि अनिश्चित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। जैसे हवा है, पेट्रोल है, बराबर। ये सब किसके उदाहरण में आते हैं? मिश्रण के उदाहरण में आते हैं। पीतल है, कांसा है, बराबर। जितनी भी मिश्र धातु है वो सब किसके अंतर्गत आती है? मिश्रण के अंतर्गत आती है। आई होप कि आपको जो है आज के प्रश्न समझ में आए हो। बाकी के जो है हम कल के वीडियो में देखेंगे।